नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं डिबेट सेंट्रल। आज बात सिर्फ एक शिखर सम्मेलन की नहीं होगी, आज बात उस बदलती दुनिया की होगी जहां वैश्विक ताकत का संतुलन बदल रहा है। आज बात उस भारत की होगी जिसे कभी दुनिया का एक बड़े बाजार के तौर पर देखती थी, लेकिन अब वही दुनिया भारत को एक बड़े साझेदार, एक बड़े निर्णायक शक्ति और एक भरोसेमंद दोस्त के रूप में देखने लगी है। दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, जो वैश्विक राजनीति के सबसे ताकतवर चेहरे, अरबों डॉलर के व्यापारिक फैसले और तकनीक, ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा की रणनीति, और इन सबके बीच भारत जो G7 का सदस्य नहीं है, फिर भी हर बार उसे बुलाया जाता है। आखिर क्यों? क्या दुनिया मान चुकी है कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी कहानी भारत के बिना पूरी नहीं हो सकती है? क्या भारत अब सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति का एक नया शक्ति केंद्र बन चुका है? या फिर यह सिर्फ तस्वीरों, तालियों और कूटनीतिक प्रतीकों का खेल है? क्योंकि सवाल भी कम नहीं है। अगर भारत का वैश्विक कद इतना बढ़ गया तो चीन के साथ सीमा विवाद अब तक क्यों कायम है? अगर दुनिया भारत की बात सुन रही है तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता अब तक क्यों नहीं मिली है? अगर भारत वैश्विक मंचों का केंद्र बन रहा तो पड़ोसी देशों में चीन का प्रभाव क्यों बढ़ रहा है? क्या विदेश नीति की सफलता का पैमाना सिर्फ वैश्विक मंचों पर मौजूदगी है या फिर उसका असर देश की सुरक्षा, निवेश, रोजगार और अर्थव्यवस्था पर भी दिखना चाहिए? आज इन्हीं सवालों पर होगी सबसे बड़ी बहस, लेकिन पहले दिखाते हैं एक हमारी विशेष रिपोर्ट। दुनिया बदल रही है, शक्ति का केंद्र बदल रहा है। पश्चिम से पूरब की ओर, अटलांटिक से इंडो पैसिफिक की ओर, और इस बदलाव के केंद्र में है भारत। एक समय था जब वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका सीमित मानी जाती थी, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। आज दुनिया की बड़ी ताकतें भारत के साथ खड़ी दिखना चाहती है। आज दुनिया के बड़े फैसलों में भारत की राय अहम मानी जा रही है, और यही वजह है कि G7 जैसे प्रभावशाली मंच पर भारत की मौजूदगी लगातार बढ़ रही है। G7 यानी दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, ये देश वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार, तकनीक और सुरक्षा से जुड़े बड़े फैसलों को प्रभावित करते हैं। भारत G7 का सदस्य नहीं है, फिर भी पिछले कई वर्षों से भारत को लगातार आमंत्रित किया जा रहा है। इसकी वजह साफ है। दुनिया जानती है कि वैश्विक सप्लाई चेन, ऊर्जा सुरक्षा, तकनीक और इंडो पैसिफिक रणनीति की चर्चा भारत के बिना अधूरी है। भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, युवा आबादी, डिजिटल क्रांति, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हरित ऊर्जा में बढ़ता निवेश। आज दुनिया की बड़ी कंपनियां चीन पर निर्भरता कम करना चाहती है, और भारत उनके लिए सबसे मजबूत विकल्प बनकर उभरा है। भारत की विदेश नीति का सबसे बड़ा आधार है संतुलन। भारत अमेरिका का रणनीतिक साझेदार है। रूस के साथ उसके ऐतिहासिक रिश्ते भी मजबूत हैं। खाड़ी देशों के साथ व्यापार और निवेश बढ़ रहा है। यूरोप भारत का भरोसेमंद साझेदार मान रहा है। भारत ने दुनिया को दिखाया है कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होते हैं। इसे ही विशेषज्ञ मल्टी अलाइनमेंट की नीति कहते हैं। लेकिन हर तस्वीर का दूसरा पहलू भी होता है। चीन के साथ सीमा विवाद अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का सपना भी अधूरा है। पड़ोसी देशों में प्रभाव की नई जंग जारी है। विपक्ष सवाल उठा रहा है, अगर विदेश नीति इतनी सफल है तो इन चुनौतियों का समाधान कब होगा? क्या विदेश दौरों और वैश्विक सम्मेलनों का फायदा आम लोगों तक पहुंच रहा है? क्या निवेश और व्यापार के दावे रोजगार में बदल रहे हैं? क्या विदेश नीति को घरेलू राजनीति का हिस्सा बनाया जा रहा है?
सवाल कई है और जवाब तलाशना जरूरी है। आज भारत सिर्फ एक मंच पर नहीं है, क्वाड में भी है, ब्रिक्स में भी है, एससीओ में भी है, G20 की अगुवाई भी कर रहा है और G7 में भी इसकी मौजूदगी लगातार बढ़ रही है। यानी भारत हर उस मंच पर मौजूद है जहां दुनिया का भविष्य तय हो रहा है। क्या भारत अब रूल टेकर नहीं बल्कि रूल मेकर बन रहा है? क्या दुनिया के बड़े फैसले भारत के बिना संभव नहीं? क्या 21वीं सदी भारत की सदी बनने जा रही है? यही वो सवाल है जिनके जवाब दुनिया तलाश रही है। भारत की बढ़ती मौजूदगी सिर्फ एक सम्मेलन की कहानी नहीं है, यह बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन की कहानी है। लेकिन विदेश नीति की असली सफलता तस्वीरों से नहीं, नतीजों से तय होगी। क्या G7 में भारत की बढ़ती ताकत आने वाले समय में दुनिया की दिशा बदल देगी या भी कई चुनौतियां बाकी है? फैसला आपको करना है। कैसे दुनिया बदल रही है और उस बदलती दुनिया में भारत की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है, क्या भारत अब वैश्विक राजनीति का निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है? क्या G7 में भारत की मौजूदगी सिर्फ सम्मान है या रणनीतिक जरूरत? और क्या विदेश नीति के मोर्चे पर सरकार की उपलब्धियों को विपक्ष भी स्वीकार करेगा? इन सवालों के साथ शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी बहस। तो इसी पर करेंगे हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ेगा, जो G7 के बाद भारत की क्या तस्वीर है दुनिया के सामने। हमारे साथ विमलेश मिश्रा जी हैं बीजेपी से, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज जी हैं, राज शर्मा जी कांग्रेस से, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आसिम कुमार जी हैं, बिजनेस एक्सपर्ट हैं, आप सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि शासन और सत्ता 22 से ज़्यादा राज्यों में बीजेपी के, इसलिए सवाल विमलेश जी से बनता है। विमलेश जी, हमारी आवाज़ आ रही है आपको? तो दुनिया में बढ़ा है देश का कद। विमलेश जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आपको? जी आ रही है जी जी। और विमलेश जी, सवाल सबसे पहले आपसे, आप कहते हैं कि भारत अब रूल टेकर नहीं बल्कि रूल मेकर बन चुका है। अगर ऐसा है तो ऐसा कौन कौन सा वैश्विक फैसला है जो भारत ने प्रभावित किया हो? फैसले तो देखिए, सबसे बड़ा तो अभी हम पूरे देशवासियों को जी इस बात के लिए हार्दिक बधाई देते हैं कि 33वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चालकिया में जो द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस का जो अवार्ड मिला है, ये 35वां अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। इसके लिए हम सभी देशवासियों को बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा है। और ये पूरे दो सम्मान है, ये पूरे देश के हर एक नागरिक के लिए सम्मान है। जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना एक अभियान चलाया, जो कि स्वावलंबी होने का अभियान चलाया, उस स्वावलंबी होने का एक परिणाम है कि जिसका हम देश दुनिया पूरी बदल रही है, शक्ति का केंद्र बन रहा है। जैसे आपने बताया कि पश्चिम से पूरब की ओर, अटलांटिका से पैसिफिक की ओर, इस बदलते भारत का जो एक इतिहास है, जो कि कभी हमारे भारत को कभी पूछा नहीं जाता था, आज ये हालात है कि पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा होना चाहता है, भारत के साथ हाथ मिलाना चाहता है। आज हमारा भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से ऊंचाई पर जा रहा है, हर दुनिया का हर एक कोना यही चाहता है कि हम भारत के साथ आगे बढ़कर आए और उनके साथ खड़े होने का हमें भी मौका मिले, हमें भी अवसर मिले। ये बदलते भारत की माननीय प्रधानमंत्री देश के यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यों की चुनाव है। स्वावलंबी होने का उन्होंने भी एक मंत्र दिया था, हम लोगों को अपना स्वरोजगार का जो सपना दिखाया था, ये उसका परिणाम है। तो कैसे मैं कहूँ कि हमारा जो देश है वो कितनी ऊंचाइयों पे आज जा चुका है। इसलिए G7 में भी, जबकि G7 में भी पूरे 7 देश जो अर्थव्यवस्था के, चाहे सैन्य शक्ति के, इन सबके अपने आप में एक ऑर्डर रखने वाले जो देश है, जिसमें कि भारत को भी रखा गया है जी। तो वो जानते हैं कि भारत के बिना, चाहे वो सैन्य का हो,
चाहे वो भंडार का हो, चाहे जी। कृषि का हो, बिना भारत के G7 का जो है इसमें सफल नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, आपके ही सवालों का जवाब हम राज शर्मा जी हमारे पास कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। राज जी, क्या आप मानते हैं कि पिछले एक दशक में वैश्विक मंचों पर भारत की मौजूदगी और प्रभाव बढ़ा है? अब भाई विमलेश जी कह रहे थे तो मुझे तो लगा ठोको ताली वाली बात हो जाए, खूब ठोको ताली, और जितना ये बोल दे उतनी ही थाली खाली। मुझे नहीं समझ आया। पहली बात मैं क्लियर कर दूं, मुझे इतना ज्ञान तो ये एक बार बता दूं, अभी तो शुरुआत हुई है। अब डिबेट आगे मिलोगे, आपसे बहस करेंगे, चिल्लम चिल्ली कर लेंगे। अब थोड़ा सा मैटर है, देश को बचाने की बात मुझे कहनी है। मुझे कहने दो विमलेश भाई, ये दिल की बात आपकी भी जानते कि देश कितना पीछे गया। अच्छा नहीं लगता मुझे कहते हुए, हमारे संबंध पड़ोसियों से अच्छे नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में कौन हमारे संग खड़ा था? अच्छा नहीं लगता कि मेरा देश का प्रधानमंत्री किसी राष्ट्रपति से हाथ पकड़े और वो गौर ना दे। अभी एक वीडियो चल रही है, उसमें ट्रंप ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाउ डेयर! इतनी हिम्मत किसी राष्ट्रपति की कैसी हो गई कि मेरे देश के अभिभावक, जो सबसे ताकतवर है, जिसका सीना 112 इंच का है, लो मैं कहता हूं 56 छोड़ दीजिए, इतनी है, और आप यहां पे बखान करें। आप मुझे बता दीजिए, ये पूरा विश्व जानने लगा, हमें अमेरिका से डरने की क्या जरूरत है? भाई देखो, कह सकते हो आप कुछ भी, लेकिन कैसा है ना अरुण भाई, कुछ बातें कहती हुई अच्छी नहीं लगती जी। मेरे दिल का दर्द मैं समझ रहा हूं जी, मगर है गालिब कहूं किससे वही नहीं दिख रहा है जी। ये प्रधानमंत्री आज पहले अपने देश में G7 में सब जाते थे जी, मैंने वो भी जमाना देखा, मेरी एक उम्र है जी। अरुण भाई, मैंने वो भी जमाना देखा। प्रधानमंत्री ने कह दिया अमेरिका कोई नहीं, डायरेक्ट बात करते थे जी। अब आजकल तो एक चलती है, मैंने तो देखा कि वो कौन थे, मैं भूल रहा, अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने राजीव गांधी जी के लिए छाता ले आए थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि छाता ले आए तो वो राजीव गांधी जी से डर रहे थे। एक जेस्चर होता है ना कि आप किसी को, आप मेरे घर आओ, मैं झप्पी मार के लेने आ जाऊं, इसी पे ये बखान समझते हैं भारतीय जनता पार्टी के। मुझे तो एक सवाल आपसे क्या पूछूं, प्रधान इन्हीं बीजेपी के नेता से पूछता हूं, भाई से, कि भाई पंडित जी, हमारा काम है सही को सही, बुरे को बुरा कह जी। बस इसी ने पे हाथ रख के कह दो कौन देश हमारे साथ चल रहा है। और या दूसरे शब्दों में कहूं, किस देश को आपने अपना बना लिया? ईरान को आपने दुश्मन दे दिया। जो ईरान हमारे बैंक का नाम नहीं लेना अच्छा लगता, जिस बैंक को डूबने से बचा दिया। अब यहां पे आप क्या कह देंगे, जैसे एक तो बीजेपी के नेताओं और प्रवक्तों की एक आदत खराब है, वो सोचते हैं यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो आड़ू और पूरी छोले लेने के लिए आए हैं। हमें नहीं सुननी आपकी बात, हमें बात करनी है, सही बात देश के लिए करनी है। देश की स्थिति खराब है। आप एक तरफ कहते हैं तीसरी चौथी आर्थिक व्यवस्था बन चुकी है और 80 करोड़ लोग आज भी अनाज पे जीवित हो रहे हैं जी। लाखों नौकरियां नहीं निकली हैं। पहले क्या होता था हमारी गवर्नमेंट में, अरुण भाई एक और बता दूं, 30 अप्रैल को वैकेंसी, मान लो एक डिपार्टमेंट है ABC, ए में जो सरकारी नौकर रिटायर हुए, उनकी 1 मई को वैकेंसी क्रिएट कर देते कि भाई एक जगह 200 लोग हैं, उसे भरते थे। अब कहाँ है? मैं जिस जिले में हूँ वहां पे एशिया का सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट वेटनरी इंस्टीट्यूट है। वहां 2014 में कम से कम 10 से 11 हजार परमानेंट एम्प्लॉय थे, आज 400 हैं। अब क्या है, वो बेचारे उन्होंने वो रख लिए, क्या कहते हैं उसे, संविदा वाले, कॉन्ट्रेक्चुअल। मतलब इनकी सोच है एक साइंटिस्ट को 2 लाख क्यों दें, वो तो 22,000 में एक मजदूर की तरह मिल जाएगा। तो ऐसे में देश का कोई भला नहीं होना। आप जाके खिंकारियां मान के और कुछ मीडिया घरानों को पटा के आप यहाँ पे अपने बखान तो कर लोगे, लेकिन उस बखान से मेरे देश के उन युवाओं का भला नहीं हो रहा जिनको नौकरी की तलाश में एजुकेशन लोन की किस्त नहीं दे पा रहे। इसलिए मिश्रा जी कहता हूं, झूठ नहीं बोलना है, और झूठ तब तो बिल्कुल नहीं बोलना है जब मिश्रा लिखा हो आगे। हम लोग मिश्रा, पांडे, दुबे इसलिए नहीं बने कि लोगों की राह में चलें, हम इसलिए बने हैं मिश्रा, पांडे, शर्मा, कि हम लोगों को सही राह दिखा सके, गलत को गलत कह सके और बुरे को बुरा कह सके, काले को काला कह सकते, और कहने की भी इस पे आंख से आंख मिला के। जी बिल्कुल। अब हम हमारे साथ समीर जी, आसिम जी, हम आप करिएगा, आसिम जी है बिजनेस एक्सपर्ट है, उनसे जान लेते हैं कि इसमें हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या वो करता है। आसिम जी,
G7 देश की जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा नियंत्रित करता है। भारत इसका सदस्य नहीं है, फिर भी हर बार केंद्र में रहता है। क्या दुनिया को भारत की आर्थिक ताकत की जरूरत है या सिर्फ एक कूटनीतिक शिष्टाचार है? देखिए, मैं राजनीतिक मुद्दों से ऊपर उठ के आपके डिबेट का टॉपिक है G7। जी जी बिल्कुल। तो इसके विषय में मैं कुछ मुख्य बातों को बता दूं, इससे न बीजेपी की तरफ न कांग्रेस की तरफ मुद्दे क्या हैं जी और हमारा देश कहां स्टैंड करता है। जी सबसे पहली बात है कि G7 शुरू होना था 14 तारीख से, जो कि फिर 15 तारीख से शुरू हुआ जी और इसका मुख्य कारण यह था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का जन्मदिन था। जी इस कारण से फ्रांस को एक दिन इसको आगे बढ़ाना पड़ा। जी इससे एक चीज तो प्रमाणित होती है कि बिग ब्रदर तो डोनाल्ड ट्रंप अभी है, जी नंबर 1। नंबर 2 की बात है, हमारा भारत हिंदुस्तान जो है जी वो G7 का परमानेंट मेंबर नहीं है, जी उसको बोलते हैं स्पेशल इनवाइटी कंट्री, या आप उसको और इज्जत देने के लिए पार्टनरिंग कंट्री भी बोल सकते हो। जी इस कारण से हमारे प्रधानमंत्री वहां एज ए स्पेशल इनवाइटी उन्होंने शिरकत की है जी और ये बड़ी अच्छी बात है। और उनकी मुलाकात कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए और यूरोपियन यूनियन के लोगों से हुई जो परमानेंट मेंबर हैं। जी नॉन परमानेंट मेंबर जो होते हैं वो ब्राजील, इजिप्ट, इंडिया, केनिया, साउथ कोरिया, कतर, यूक्रेन, जी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सीरिया, ये होते हैं इनवाइटेड कंट्रीज। इनको इनवाइट किया जाता है, जिसमें कि भारत इसमें सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में। जी अब आ जाइए तीसरे मुद्दे पे कि जी। इसका बैकड्रॉप क्या है, जी किस लिए और किस चीज के संदर्भ में G7 में बातें शुरू हुई। जी तो उसे कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ईरान एंड यूएसए। जी यानी ईरान और यूएसए ने एक अंडरस्टैंडिंग बनाई कि हम लोग किस तरह से जंग को खत्म कर सकते हैं, जी। व्यापार बढ़ा सकते हैं, और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो कैसे हम लोग शीघ्र खोल सकते हैं। जी ठीक है, अब बात करते हैं कि इंडिया का इकोनॉमिक पावर क्या है जी G7 समिट में। जी G7 समिट का जो मुख्य आधार है वो है एक्सेसिव डेट, यानी बहुत ज्यादा ऋण में हर एक कंट्री डूब चुका है। जी अरबों डॉलर का लोन है। सेकंड इसका मुद्दा है अंडर इन्वेस्टमेंट, जी यानी कि एक कंट्री दूसरे कंट्री में पहले के बनिस्बत अब कम इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जी तीसरा मुद्दा है लो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग कंट्री। जो कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज के मापदंड में जिसको देखा जाता है उसमें बड़ी कंट्रीज अब पैसा लगाना नहीं चाह रहे हैं, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये नहीं होने से हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट होने की खतरा है, रुपये का वैल्यूएशन डाउन होने का खतरा है। जी तो ये मुख्य मुद्दे हैं और इसमें इंडिया का रोल बहुत बड़ा इसलिए हो जाता है जी कि वर्ल्ड में चाइना के बाद सबसे बड़ी लेबर फोर्स हिंदुस्तान के पास है, जी और हमारे लेबर फोर्स में भी हमारा जो एआई से रिलेटेड लोग हैं, जी कंप्यूटर से रिलेटेड लोग हैं, वो वर्ल्ड में चाइना से भी ऊपर नंबर 1 में है। जी इंडस्ट्रियल सेक्टर के हिसाब से देखा जाए, जहां मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बोलते हैं, उसमें भी इंडिया वर्ल्ड लीडर है। जी ठीक है, बिना हमारे प्रधानमंत्री के शिरकत किए इन चीजों पे करेक्ट डिस्कशन नहीं हो पाएगा। इसी के लिए मैं ये कहूंगा कि हमारी प्रधानता वहां रहेगी। जो वक्तव्य होगा, जो हमारे इकोनॉमिस्ट वहां बात करेंगे, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी बात करेंगे, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा G7 समिट पे। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो अब जाके डेवलपिंग कंट्री में पैसा इन्वेस्ट कर रहा। आप नेपाल ले लो, भूटान ले लो, आप श्रीलंका ले लो, आप नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश को हम लोग बिजली दे रहे हैं, तो ये सब भारत पे डिपेंड करते हैं। तो भारत एक जिस तरह से इन कंट्रीज को सपोर्ट कर रहा है, उस अनुपात में बाकी कंट्रीज ने हाथ पीछे खींच लिया है। जी तो यहाँ पे भारत की प्रधानता रहेगी कि अगर आप कंपेयर करें कि उसी पीरियड में किस कंट्री ने अपने अगल बगल के कंट्री में सबसे ज्यादा हाथ बढ़ाया हो, तो वो भारत है आज भी।
जी बिल्कुल। ये चीज है, ये मैंने जी आपको समझाया। जी जी बिल्कुल। विमलेश जी, G7 में भारत की मौजूदगी का आम आदमी को क्या फायदा होगा, ये कांग्रेस पूछ रही है। निवेश, रोजगार और व्यापार के स्तर पर कोई ठोस उदाहरण अगर आपके पास हो तो बताइए। बिल्कुल, रोजगार तो मैं बता ही रहा हूँ कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो योजना हमारे पूरे देश में चल रही है, उसके अंतर्गत लाखों युवाओं को रोजगार मिला, माता बहनों को तो रोजगार योजना के तहत रोजगार मिला। और अभी 10 लाख से अधिक युवाओं को जो है सरकारी नौकरियां दी गई। और अभी विश्व राष्ट्रीय जो सम्मेलन था, अधिवेशन था, उसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 51,000 युवाओं को केंद्र में नौकरियां दी थी। और इसको संयुक्त से भी जाहिर सी बात है कि हमारे देश में ऊर्जा की तकनीक और इंडो पैसिफिक रणनीति की चर्चा बहुत है। और भारत का एक बहुत ही बड़ा अपना रोल रहेगा इस G7 में जी। और निश्चित रूप से वोटिंग मिलियन से ही हमारा जो है भारत के लिए जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का युवाओं के साथ में जो उनकी डील हुई, उससे भी भारत को काफी अच्छा नाफा होने वाला है। तो हम तो कह सकते हैं कि देश हमारा मुक्ति की ओर चल रहा है। और जहां तक कहा जा रहा है कि लोगों को भड़काने का जो काम है, तो हमारे भाई साहब बैठे हुए, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा कि आज तक 70 सालों में इस कांग्रेस की सरकार ने क्या किया वो सब देश दुनिया देख रही है। और अभी इन 12 वर्षों में क्या हुआ देश की प्रगति वो दुनिया देख रही है। तो कहा जाता है कि आज को आज क्या और प्रत्यक्ष के प्रमाण क्या, तो प्रत्यक्ष रूप से आप देख सकते हैं कि हमारा भारत एक विकसित भारत जो कि जी बिल्कुल देश दुनिया को आज बड़ी ताकत के साथ उभरा हुआ भारत। जी बिल्कुल, इसी से हम राज जी से इसका वो जान लेते हैं। राज जी, बात कांग्रेस जो है लगातार विदेश नीति को लेकर सरकार को घेरती नजर आती है, तो मैं इसी से एक आपसे सवाल कर लेता हूं। अगर भारत की विदेश नीति सफल नहीं तो G7 क्वाड और दूसरे मंचों पर भारत की अहमियत जो है लगातार क्यों बढ़ रही है? बात मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि अहमियत क्यों नहीं बढ़ रही और क्यों बढ़ रही है, बात यहाँ नहीं जाऊंगा। मैं बात इस पे जाऊंगा कि जो बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ कह रहे जी, मैं सिर्फ इतनी सी बात जानता हूं कि अगर विदेश नीति सही है तो एक देश में सरकार का तख्ता पलट हो गया। हमारी किसी एजेंसी को पता तक नहीं चला साहब ये कौन सी विदेश नीति है। दूसरी बात, अमेरिका मुझे गाइड करेगा, मैं आपके टीवी पे बोल रहा हूं, ये तो अच्छी बात है जी, थोड़ा सा मुझे संयम रखना चाहिए, लेकिन हर वक्त आप मुझे गाइड करोगे ये मुझे भी पसंद है। जी बिल्कुल, तो ये विदेश नीति है। ट्रंप, देखिए बार बार वही सवाल है, ट्रंप अपनी हिम्मत कैसे हुई ट्रंप की मेरे देश के प्रधानमंत्री के लिए कहने की कि जब चाहूंगा उसका कैरियर खत्म कर दूंगा। हाउ डेयर। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहां बैठ के अपनी शान शौकत की बात करेंगे। आपको शर्म हो ना हो, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शर्म हो ना हो, इनकी लज्जा हो ना हो, इनकी आत्मा मर गई हो। मेरे जैसे प्रोडक्टिव सिटीजन भारत के निवासी की आत्मा नहीं मरी, मेरा किरदार जिंदा है। मैं अपनी बाउंड्री पे, इंडिया पे, प्रधानमंत्री जी पे कुछ भी कह सकता हूं बीइंग अपोजिशन, लेकिन बाहर जाएंगे तो बाहर के नेता को मेरे देश के अभिभावक की सम्मान देना पड़ेगा। और अगर आप लोग सम्मान नहीं ले पा रहे जी तो गलती किसकी है? जवाहरलाल नेहरू जी की तो है नहीं, इंदिरा गांधी जी की तो है नहीं, राज शर्मा जी की तो है नहीं जी। आप इतनी सी बात बताओ ना, कैसे कह देता है बस जीत पता कहां जाते। 140-45 करोड़ जनता का सर आसमान को देखता। अगर प्रधानमंत्री जिस दिन सदन में उन्होंने कहा कि मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं, इस समझौते में किसी भी देश का हाथ नहीं है, अगर वो इसकी वजह ये कह देते कि ट्रंप मेरे दोस्त हैं लेकिन वो झूठ बोल रहे जी, ऐसा कोई समझौता मैंने ट्रंप के कहने पे नहीं करा। मैं बार बार कहता हूं ट्रंप मेरे दोस्त हैं। अच्छा लगा था, सोफिस्टिकेटेड वे में कह सकते थे। मुझे आपसे कहने में किस बात का डर है दोस्त? आपने मुझे यहां बुलाया इसलिए डरूं, लेकिन मैं अच्छा बात अपनी आपसे जब कहूंगा तो आंख से आंख मिलाऊंगा जी, जैसे मेरी आत्मा जिंदा है। और एक और बात कहना चाहता हूं, कौन से रोजगार आप विदेश से ले आए
अभी मेरे भाई बिजनेस एक्सपर्ट हैं, मैं उन पे इतना एक्सपर्ट नहीं हूं। अभी असीम भाई ने कहा था देखो हम अपनी बांग्लादेश या किसको बिजली भेज रहे हैं, हम लोग नो, मेरे देश का एक बिजनेसमैन बिजली बेच रहा है, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मुझे एक आपत्ति है कि मेरे घर पे खाना नहीं और मेरा भाई पड़ोसियों को देना है। दुख पहुंचेगा। किसान ऐसे भी हैं जिन्हें ट्यूबवेल चलाने के लिए उन्हें बिजली नहीं मिल रही, रोटी बनाने के लिए उन्हें हीटर नहीं मिल रहा है। तो अब क्या बात कह दूंगा मैं, फिर मैं कह दूंगा तो ये लोग पता क्या कहते थे, एक तो एक साला पता नहीं कब से क्या चल गया है, प्रधानमंत्री या भारत की ये जो सरकार है केंद्र, इनके बारे में को का ये देश विरोधी है। तो मैं मेक इट क्लियर, मैं देश की सेवा करा हुआ इंसान हूं, मैं देश के प्रति गद्दार नहीं हो सकता, और देश के प्रति जो गद्दारी करेगा उसे सरेआम चौराहे में बेइज्जती करने की क्षमता मेरे देश। आपने क्या पाया मेरे देश में? हम बस यही उछल कूद बना ले, किसी बड़े घराने ने मुझे शादी में बुला लिया, उसके कार्ड लेके ही हम खुश हो जाएं? नहीं, खुश तब होंगे जब वो हमारा सत्कार भी सही से करेगा। यूं तो लोग बुलाते हैं, आप गए G7 में, आपका सम्मान वैसा नहीं हुआ जैसे मेरी 140-45 करोड़ की जनता के प्रधानमंत्री का होना चाहिए। हमसे ये समझते होंगे ये तो तीसरी आर्थिक स्थिति देखते हैं। मैं तो कहता हूं इस 12 साल में पहली क्यों नहीं आई जो वादा करके चले थे सनम? अरे स्थिति कब आती है? स्थिति कब आती है? जब आपकी आर्थिक स्थिति सुधरे। स्थिति तब हम प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथी में पहुंचेंगे जब मेरे देश का युवा जिसने पहली बार वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी को 18, 19, 20, 21 साल की उम्र में, आज वो 32-33 साल का होके भी बेरोजगार घूम रहा है। आपने क्या लिया? मुझे जवाब दें, बीजेपी के प्रवक्ता मिश्रा जी हैं, मगर एक बात जो कहूंगा, मिश्रा लिखा झूठ बोलना पाप है, मेरे लिए झूठ बोलना पाप है, पूछ लीजिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं तो झूठ बोलता नहीं, लेकिन आप अभी बात तो जानते हैं कि जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके नेतृत्व कर रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में ही वैश्विक महामारी है उसकी कोविड आया जी, उससे बड़ी से बड़ी महाशक्ति जो देश है वो असफल रही अपने देश को संभालने में। लेकिन एक मात्र हमारा भारत एक ऐसा देश हुआ जिसने और देशों को भी मदद की, चाहे मेडिसिन भी हो, कोरोना की वैक्सीन तक भी। बिल्कुल विमलेश जी, राज जी ने भी ताल ठोक के कहा है कि भारत के अंदर हम अपने विकास को लेकर कुछ भी बोले, लेकिन अगर बात विदेश नीति की है तो हम सबसे पहले हैं। देश के प्रधानमंत्री, देश के मुखिया हैं हमारे, उनके स्वाभिमान और सम्मान के लिए सबसे पहले ताल ठोक चुके हैं। बहरहाल हम असीम जी के पास चलते हैं। असीम जी, सेमीकंडक्टर, एआई और ग्रीन एनर्जी में भारत बड़े दावे कर रहा है। क्या G7 देश भारत को सिर्फ एक बड़ा बाजार समझते हैं या वो अपनी हाई एंड टेक्नोलॉजी भारत के साथ ट्रांसफर करने को भी तैयार हैं? ऐसा है कि इन देशों को भारत के साथ अपनी टेक्नोलॉजी इसलिए शेयर करनी पड़ेगी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर अब भारत तैयार कर रहा है माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी में, और जिस तरह से जमीनों का भी आवंटन हो गया, जिन कंपनीज भी बता दी गई कि ये कंपनी किस कैपेसिटी में बनाएगी जी, तो उसमें भारत का वर्चस्व बहुत ज्यादा भविष्य में होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब रही बात कि अभी डिस्कशन में हो रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री जी की थोड़ी सी बेइज्जती हुई या किसी ने इग्नोर किया, तो मुझे ये कहना, वैसे मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं, लेकिन विदेश नीति, कूटनीति में संयम और परिपक्वता की बहुत जरूरत होती है। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि कैमरे में आने के लिए एक देश का प्रतिनिधि दूसरे देश के प्रतिनिधि को थोड़ा सा समझ लो साइडलाइन करने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री जी तुरंत रिएक्ट कर जाए या हमारी सरकार रिएक्ट कर जाए तो इसका असर जो हमारे करोड़ों लोग यूएस में काम कर रहे हैं या हमारे इतने इंडस्ट्रियलिस्ट का पैसा उन विदेशों में लगा हुआ है, उस पर इफेक्ट आ सकता है। ये चीज हमने भी इमेजिन देखा, हमने भी सोचा और मुझे भी बुरा लगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये विदेश जो नीति है ये जंग नहीं है, यहाँ पे इंसान को पैतरा बदलते रहना पड़ता है, कभी चित कभी पट। मैं ये मानता हूँ कि हम लोग स्ट्रांग जरूर हो रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी को जो वार्मथ, अफेक्शन और जो इज्जत मिलनी चाहिए थी
जी। शायद उसमें थोड़ी कमी रह गई हो, लेकिन ये वक्त ये नहीं है कि उस पर रिटेलिएट करके आप अपने रिश्तों को और फर्दर खराब करें। आपको बोल्ड स्टेप लेना है। आपके कंट्री में G7 के मार्फत जो वहां 27 कंट्री के हेड्स जमा हुए हैं जी, उन लोगों को इनवाइट करके हमारे देश में किस तरह से AI प्लस माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी में हम लोग कैसे उनका जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का फायदा उठा सकते हैं, ये बड़ी जरूरी बात होती है। जी। मुझे ये कहना। जी राज जी, आप कुछ बोल रहे थे एकदम 30 सेकंड के अंदर बोलिए। ना, मैं असीम भाई की बातों से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन मैं एक अपनी बात कहता हूं क्योंकि मैं प्योर पॉलिटिकल हूं। जी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जहां पे नीति शब्द जुड़ जाता है तो नीति का सबसे पहला धर्म होता है आपका किरदार और आपका स्वाभिमान न गिर पाए। कभी कभी जीवन में वो डिसीजन लेने होते हैं कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। जी। हाउ डेयर, मेरे अभिभावक से ताकतवर ट्रंप नहीं है, लोग खुले तौर पे कह रहा हूं, कोई नहीं है। जी। हाउ डेयर कि आप मेरे नेता को साइडलाइन कर देंगे। देखिए, मेरे नेता इंडिया में नहीं है, जी। इंडिया के बाहर है। वो मेरा नेता 140 करोड़ जनता का नेता। जी। अगर आज कोई साइडलाइन करने की कोशिश करेगा, अरे कभी कभी राजा महाराजा अपने बच्चों की कुर्बानी दे दिया करते थे, सिर्फ एक बात। जी। सरदार ये कहते हैं ना, गुरु नानक साहिब, कई देखते हैं शहीद बच्चे हो गए कुर्बानी पे, लेकिन उन्होंने अपने आप को तोड़ा नहीं और अपने आप को मरोड़ा नहीं। तो मैं बस असीम भाई विद ड्यू रिस्पेक्ट कहना चाहता हूं, नीति यही तो विदेश नीति फेल है। पहले प्रधानमंत्री क्यों नहीं भेजे अपने दूत, क्यों नहीं विदेश मंत्रालय को भेजा? ये पहले से तय होता है। यहाँ ये नहीं कि मोदी जी हाथ मिला लेंगे, यहाँ आपको कुछ कह दूं अरुण भाई को, विवेक जी को, वहां पहले से तय है कि जब प्रधानमंत्री आएंगे लेने कौन आएगा? जी बिल्कुल नहीं, विदेश मंत्री नहीं आएगा, प्रधानमंत्री आए, क्योंकि आप जब आए थे तो प्रधानमंत्री आएगा। जी। चलिए, टाइम की पाबंदी है। जी जी, टाइम की पाबंदी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की बहस में कई दावे हुए। किसी ने कहा कि G7 में भारत की मौजूदगी देश की बढ़ती ताकत का सबूत है, तो किसी ने सवाल उठाया कि अगर भारत का वैश्विक कद इतना बढ़ गया तो चीन, पड़ोसी देशों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसी चुनौतियां अब भी क्यों बरकरार है। लेकिन एक बात साफ है, दुनिया बदल रही है, वैश्विक राजनीति का केंद्र बदल रहा है और इस बदलती दुनिया में अब भारत सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि एक अहम किरदार बन चुका है। भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं, एक रणनीतिक साझेदार है। सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित करने वाली ताकत बन रहा है। लेकिन विदेश नीति की असली सफलता कैमरों की चमक, तालियों की गूंज और शिखर सम्मेलनों की तस्वीरें से नहीं मापी जाती। उसकी असली कसौटी है देश की सुरक्षा, आर्थिक मजबूती, रोजगार के अवसर, निवेश और दुनिया में भारत का बढ़ता प्रभाव। तो सवाल अब भी वही है, क्या G7 में भारत की बढ़ती मौजूदगी आने वाले समय में दुनिया का दिशा बदल देगी? क्या भारत अब रूल टेकर नहीं रूल मेकर बन चुका है? 21वीं सदी भारत की सदी बनने जा रहा है या फिर मंजिल अभी दूर है और चुनौतियां अभी बाकी है? फैसला आपको करना है। बहरहाल इस बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।